RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के धातु और अधातु पाठ के पाठ्यनिहित प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें हमने आपके सामने अनेकों प्रश्न प्रस्तुत कर दिए। तो आइए आज हम आपकी NCERT बुक के जो पेज नंबर आपका 61 है उस पर दिए गए प्रश्नों को अब हम आगे लेकर चलते हैं। इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें देखिए, इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। एक तरफ धातु दी गई है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, जबकि दूसरी तरफ ये जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के रूप में एक टेबल का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब हम विस्तार पूर्वक ढूंढते हैं, क्या कारण है उसका भी पता लगाते हैं। इस प्रश्न में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें विभिन्न धातुएं दी गई हैं। उन धातुओं में आपका जिंक है, मैग्नीशियम है और कॉपर है, और उसके पश्चात कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। और फिर कहा गया है कि इनको परस्पर गर्म किया गया तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसमें हमारा मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उससे कम क्रियाशील होता है हमारा जिंक और सबसे कम क्रियाशील होता है कॉपर। तो इस प्रकार से इस क्रम में हमारी ये तीन धातुएं, वैसे तो आपको बहुत सारी धातुएं बताई गई हैं लेकिन ये तीन धातुएं इस क्रम में होती हैं। तो जब ZnO को Zn के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ तो कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक को जिंक ऑक्साइड में से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो जाएगी। वो अभिक्रिया एक्चुअल में होगी क्या कि ZnO के साथ जब Mg की रिएक्शन की जाती है तो वो MgO बना देगा और Zn को अलग कर देगा। अब ये रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि मैग्नीशियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से ऊपर स्थित है, अर्थात मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर जिंक के नीचे उपस्थित है, इससे कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के साथ भी कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ तो कोई क्रिया देगा ही नहीं, लेकिन जिंक के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं देता और न ही कॉपर के साथ देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों के दोनों मैग्नीशियम से कम क्रियाशील हैं। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन आपका आ जाता है। इसी प्रकार से कॉपर न तो जिंक को प्रतिस्थापित कर सकता, न ही मैग्नीशियम को, और कॉपर को तो प्रतिस्थापित करेगा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अभिक्रियाएं क्या मैंने सही लिखी हैं? अब आपको ये देखना है कि देखिए, कॉपर की अभिक्रिया जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, यहाँ पर ये जिंक इस ऑक्साइड को अलग हटा देगा और कॉपर को अलग कर देता है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। क्योंकि अब कारण आपको बताना है। देखिए, मैं लगातार इस क्वेश्चन को कर रहा था, लेकिन आपको भी इस क्रियाशीलता पर ध्यान देना होगा कि क्रियाशीलता क्रम क्या है कि हमारा मैग्नीशियम जिंक दोनों कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं, तो जिंक कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। इसी प्रकार से क्या मैग्नीशियम भी प्रतिस्थापित कर देगा? करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? तो क्यों आपको इसका जवाब देना है। चलिए, अब आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बता दूं कि ये अभिक्रिया भी हो जाती है और यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं होती। तो हमारी तीन जगह प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया इस क्वेश्चन में संभव होती है। तो आइए अब इसके पश्चात देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, यानी संक्षारित का मतलब है कि किस धातु पर आसानी से जंग नहीं लगता है, इसको बताना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर होता है, मरकरी होता है,
चांदी होती है, प्लेटिनम होती है और सोना। ये सभी धातुएं कम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। याद हो तो आपको इसका क्रम बताया गया था। लेड हाइड्रोजन से पहले के बाद कॉपर, पास, चांदी की प्लेट में सोना ही सोना। इस क्रम में आप इसको याद करेंगे। याद करने का तरीका आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो वीडियो प्रस्तुत की गई है उसमें आपको मिलेगा। तो ये सभी कम क्रियाशील धातुएं होती हैं और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है उस पर कभी जंग नहीं लगता। आप देख सकते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? Au, सोना। यानी यहां पर हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल या उत्तर दे सकते हैं कि सोना धातु क्षणक क्षारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। यहाँ पे मिश्रातु लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हुआ है। तो क्वेश्चन आपका है मिश्र धातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु क्या होते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे मिश्र धातु पूछा है, एलॉयज के बारे में पूछा है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन हमने आपको थ्योरी में बताई थी, लेकिन मिश्र धातु नाम से अगर इसकी परिभाषा बताएं तो धातुओं का मिश्रण। तो दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही हम मिश्र धातु या एलॉयज कहते हैं। आपने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में एलॉय व्हील सुने होंगे, तो वो मिश्र धातु के ही बने होते हैं। जैसे कि आप जिंक और कॉपर की बात अगर करें तो ये आपका पीतल बन जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु होती है जो कि स्पेसिफिक रेशियो के कारण होती है। अन्य उदाहरणों के लिए आप थ्योरी में इसको देख सकते हैं। अब यहाँ तक जो आपके पाठ्यनिहित प्रश्न थे वो तो कंप्लीट हो चुके। अब इसके बाद आपके आते हैं अभ्यास के प्रश्न, यानी जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसको अब हम लेकर चलते हैं, जो कि आपकी क्रमानुसार पेज नंबर जो दिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के 62, 63 और 64 पृष्ठ पर ये अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें सबसे पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है। अभ्यास के पहले प्रश्न में आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ए में दिया हुआ है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु के बीच, बी में मैग्नीशियम क्लोराइड एवं एल्यूमिनियम धातु के बीच, सी में दिया हुआ है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु के बीच, जबकि डी में दिया हुआ है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु के बीच। इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्या NaCl और कॉपर धातु के बीच अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा दिया हुआ है MgCl2 और एल्यूमिनियम के बीच। तीसरा दिया हुआ है FeSO4 और सिल्वर धातु के बीच। और चौथा दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु के बीच। इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और क्यों होगी ये आपको जवाब देना है, और कौन सी नहीं होती वो भी देखना है। देखिए यहाँ पर धातु Na, Mg, Fe, Ag ये धातु दी गई हैं और ये सभी धातुएं आपको दी गई हैं। तो पहली अभिक्रिया संभव नहीं है, दूसरी अभिक्रिया भी संभव नहीं, तीसरी भी संभव नहीं, लेकिन चौथी संभव होती है। अब इसका कारण मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है। सबसे पहले चौथी अभिक्रिया को ले लें। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक क्रियाशीलता क्रम दिया था जिसके अनुसार हमारा कॉपर पहले आ जाता है और चांदी उसके बाद आती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर की स्थिति चांदी से पहले है, अर्थात कॉपर धातु चांदी से अधिक क्रियाशील है, जिस कारण कॉपर अकेली धातु मिश्रण से इस कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। लेकिन अगर हम पहले पार्ट में देखें तो यहाँ पर हमारा सोडियम कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होगा तो ये क्लोराइड आयन उसी के पास रहेगा जो ज़्यादा क्रियाशील होगा। आपको जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी तब भी आपको एक कहावत बनाई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर के पास ही ये भैंस यानी नेगेटिव आयन रहेगा। अब कॉपर और सोडियम में ताकतवर यानी ज्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम है, तो ये क्लोराइड आयन सोडियम के साथ ही रहेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, अब इनमें अगर ज़्यादा क्रियाशील देखें तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील होता है। कभी नाराज मत होना अलग मंजिल जहानों में, इस प्रकार से जो आपको कविता बताई थी उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो क्लोराइड आयन
मैग्नीशियम के पास रहेगा, यानी ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से Fe और Ag में अगर देखें तो Fe Ag की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, यानी Fe इस नेगेटिव आयन SO4 को अपने साथ रखेगा, जिस कारण यहाँ पर ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर कहा गया है कि लोहे के फ्राइंग पैन यानी जो खाना पकाने का बर्तन होता है उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ग्रीस लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, या डी ऊपर के सभी। लोहे का जो फ्राई पैन होता है यानी खाना पकाने का जो बर्तन होता है जिसमें जनरली सब्जी वगैरह बनाई जाती है, अंडा तरी आदि बनाई जाती है, वो अंदर से लोहे का अगर बना हुआ है तो उस पर हम न तो ग्रीस लगा सकते हैं और न ही उस पर पेंट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे भोजन को दूषित कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर जो बात आती है वो आती है जिंक की परत को लगाकर हम उस लोहे के द्वारा लोहे की छड़ को या बर्तन को हम आसानी से संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ये बचाव करने का एक तरीका होता है जिसको गैल्वेनाइजीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो जिंक की परत को चढ़ाकर हम बर्तन को, फ्राई पैन को आसानी से संक्षारण से, जंग से बचा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को और देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलयशील है, घुल जाता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? क्या वो कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, या फिर लोहा है? इनमें से वो कौन सा तत्व है, ये पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ धातुएं दी हैं, जैसे सबसे पहले कैल्शियम दिया है, बी पर अधातु कार्बन दी हुई है, एक सिलिकॉन दे दिया गया और एक लोहा दे दिया गया। ये 4 आपको पदार्थ दिए गए हैं और कहा है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन ऑक्साइड, और सिलिका के साथ क्रिया करके SiO2, और लोहे के साथ क्रिया करके FeO या Fe2O3 आदि का निर्माण कर देती है। अब उसके पश्चात इसने कहा है कि इनमें से वो यौगिक जल में घुलनशील भी है, घुल जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, ये तो आसानी से बाहर निकल जाएगी। SiO2 सिलिका होता है रेत, क्या आपने रेत को कभी पानी में घुलते हुए देखा है? इसी प्रकार से Fe2O3 जो होता है वो होता है जंग, लोहे पर लगा हुआ जंग, क्या वो पानी में घुलता है? ये दोनों पानी में नहीं घुलते। तो बचा आपका क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम साधारण नाम में देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका साधारण नाम होता है बिना बुझा चूना, और बिना बुझा चूना जब जल के साथ मिलाया जाता है तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। तो जल में ये घुल भी गया, उसके साथ अभिक्रिया भी कर दी, इसलिए हमारा तीसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा, उसका जवाब हमारा कैल्शियम धातु आपकी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। बी में कहा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है और क्यों, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में खाद्य पदार्थों के बारे में आपको दिया गया है कि उसमें हम जिंक की बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाते हैं। टिन, अब अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखें तो जिंक के मुकाबले टिन कम क्रियाशील है। स्टेटस के रेस्पेक्ट में आपको दिया है, ये जिक्र फरिश्तों से करना, तो वहां पर इसके बारे में दिया गया है। तो टिन जो है जिंक की तुलना में विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है, इसलिए ये टिन जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले कहा गया है कि टिन
की अपेक्षा जिंक महंगा है, क्या ये कारण है? ये बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट हम बिल्कुल नहीं ले सकते। महंगा सस्ता हम नहीं देखेंगे, हमें केवल ये देखना है कि कौन सा पदार्थ हमारा काम का है। दूसरा क्या है? टिन की अपेक्षा जिंक का द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब होता है कि वो पिघलने का टेम्परेचर, ये भी इसका नहीं होता। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये थर्ड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है यही आपका यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के तौर पर पहले ही बता दिया है। और फिर कहा है टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, तो चौथा पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जिंक टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसी कारण खाद्य पदार्थों पर जिंक की बजाय हम टिन की परत चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने आपको 1-2 क्वेश्चन तो कराए हैं पाठ्यनिहित प्रश्न, और पहले 4 प्रश्न आपको एक्सरसाइज के करा दिए। अभ्यास के प्रश्न अब हमारे शुरू हो चुके हैं, तो इनके क्रमानुसार हम आपको नई जो वीडियो आएंगी उनमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।